नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि ये प्रोग्राम शुरू करूं, एक छोटी सी गुजारिश है कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसे क्लिक करें, उसे लाइक करें और सत्य हिंदी की सदस्यता भी लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेगी और हमें भी आपका समर्थन मिलेगा। सत्य हिंदी का ऐप भी अब आ गया है और गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने नहीं इसे डाउनलोड किया है तो इसे जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि विपक्षी पार्टीज बिल्कुल लेड बैक हैं, इस समय कुछ भी नहीं कर रही हैं बीजेपी की पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए, तो शायद आप गलत सोच रहे होंगे। कल एनसीपी चीफ शरद पवार का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस समय देश की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो थर्ड फ्रंट बनाने की है और उसको लेकर शरद पवार ने बिल्कुल कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट दिया कि उनकी इसको लेकर बहुत सारी पार्टीज के साथ बातचीत चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो थर्ड फ्रंट है ये कितना सफल प्रयोग होगा, क्या ये बीजेपी की पॉलिटिक्स को काउंटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, किसकी अगुवाई में ये थर्ड फ्रंट बनेगा, तो ये सारे सवाल खड़े हुए हैं सामने। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर शरद पवार एक थर्ड फ्रंट बनाते हैं तो उस थर्ड फ्रंट के बनने से कांग्रेस का क्या होगा और यूपीए का क्या होगा, ये समय सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस की मुश्किलें हैं वो उसके अपने ही नेता दिन ब दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर आप G23 लीडर्स की बात करें तो देखिए 5 राज्यों में चुनाव है और जिस तरह से वो चंडीगढ़ में जाकर और उन्होंने अलग अलग बातें कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में कही, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस समय खेमे में बटी हुई है। फैक्शनलिज्म रिडन इस समय जो कांग्रेस है वो बजाय इसके कि वो जो 5 राज्यों में चुनाव हैं उनके बारे में बात करे, वो इस बारे में बात करे कि कैसे बीजेपी की राजनीति को काउंटर किया जाए, बल्कि वो एक डिवाइडेड हाउस नजर आ रहा है और इंप्रेशन ये जा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरीके का इंप्रेशन जा रहा है। लेकिन एक ऐसे समय में जब थर्ड फ्रंट की बातें शरद पवार करते हैं तो उससे कान और खड़े हो जाते हैं और लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर शरद पवार थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो उसमें कांग्रेस की जगह कहां होगी। और ये सवाल मैं आपके सामने एक रीजन की वजह से आपके सामने खड़ी कर रही हूं। नीलू, अगर शरद पवार के बयान की बात देखी जाए, कहीं ना कहीं उनको अब लग रहा है कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में उनकी जो पार्टी है सही तालमेल बिठा चुकी है। और ये ध्यान में रखना होगा कि 2 दिन पहले उनकी एक लंबी बातचीत शरद पवार की जो है उद्धव ठाकरे से भी हुई थी। तो उसके बाद इस तरह का अगर एक बयान आना और उसके साथ में देखा जाए जिस तरह से पीसी चाको केरला में कांग्रेस को छोड़ के एनसीपी में शामिल हुए, कहीं ना कहीं एक जो पुरानी परिस्थिति थी जब शरद पवार ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था और तब एनसीपी का गठन हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये एक बार फिर इतिहास दोहरा रहे हैं कि वो एक बार फिर कांग्रेस से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात ये भी इसमें देखी जाएगी कि क्या शरद पवार इस तरह के एक थर्ड फ्रंट को लीड करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि थर्ड फ्रंट को बनाना उतना आसान नहीं होगा जितना कि शायद शरद पवार को और कुछ अन्य छोटे राजनीतिक दलों को लग रहा है, क्योंकि उनकी चुनौती जो है वे कांग्रेस से नहीं है और बीजेपी जैसी एक मजबूत पार्टी के साथ है। तो भले ही ख्याली पुलाव देख रहे हो या सपने देख रहे हो, लेकिन तीसरे मोर्चे को जिस तरह से इकट्ठा करने की कोशिश हर बार होती है, इस बार शायद उनके लिए मुश्किल हो, क्योंकि अगर वे तीसरा मोर्चा बिना कांग्रेस के बनाने की कोशिश कर रहे हैं या अगर केसीआर जैसे अपनी एक अलग गठन बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वह सिर्फ वोट विभाजन का काम करेगा। क्योंकि ये जो 3 राज्यों के चुनाव मुख्य रूप से चल रहे हैं उसमें भले एनसीपी की भूमिका बड़ी ना हो, लेकिन अगले साल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जब चुनाव पे जाएंगे तो शायद उनको लग रहा है कि वह बार्गेन कर पाएंगे, क्योंकि ये जो एक टेस्ट होगा अगले वर्ष का, उसके लिए ये एक महागठबंधन टाइप जो बनाने के प्रयास कर रहे हैं। एक तरह से मेरे ख्याल से ये साकार होता मुश्किल दिख रहा है। G23 लीडर्स ने तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई हैं, साथ में कांग्रेस के लीडर्स
पार्टी को छोड़ के भी जा रहे हैं। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल हाल में जो केरल के जो प्रमुख लीडर थे पीसी चाको, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया है और उन्होंने एनसीपी में शामिल करने का निर्णय लिया है। और उन्होंने कहा है कि वो केरला में एनसीपी का सदस्य बनकर और केरला की जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट है उसका समर्थन करेंगे, उसे मजबूत करेंगे। यानी कि कांग्रेस के जो अपने लीडर्स हैं वो कांग्रेस का जो पूरा मकान है या किला है उसे कमजोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो कांग्रेस की मुश्किलें हैं, वो अजीब जो एक सिचुएशनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कांग्रेस फेस कर रही है। अब मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस किसके साथ है? वो वाम दलों के साथ है। लेकिन वही कांग्रेस जब आप केरला का एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो वहां पर कांग्रेस वाम दलों के खिलाफ खड़ी हुई है। तो इसलिए कांग्रेस जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके निशाने पर है और उनको बार बार ये कहने का मौका मिल रहा है कि जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, जो कांग्रेस की रणनीति है, उसमें कोई ना कोई कमजोरी नजर आ रही है। कि अगर आप एक राज्य में किसी पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं और दूसरे राज्य में उसी पार्टी के साथ आप एक विपक्ष की भूमिका में नजर आते हैं तो उसमें कोई यूनिटी नजर नहीं आती है। और ऐसे में जबकि कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो उसका सेंट्रल नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसको लेकर भी बार बार सवाल खड़े किए गए हैं। 2019 का जब आम चुनाव बीजेपी ने जीता था तो उसके बाद से ही कांग्रेस के अंदर जो डिमांड उठ रही थी कि एक स्थायी अध्यक्ष होना चाहिए। राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बीमारी की हालत में सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली, लेकिन बार बार पार्टी के जो अंदरूनी चुनाव हैं उनको लेकर बार बार कवायद छिड़ी और काफी जोर शोर से लोगों ने इस बात को उठाया कि चुनाव होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस के अंदर बननी चाहिए। तो ये तमाम सवालों के घेरे में इस समय कांग्रेस है। लेकिन अब जिस समय शरद पवार जैसे नेता थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का जो एक इंप्रेशन होता था वो ये था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, उसकी जो क्षमता है वो ऐसी क्षमता है कि वो जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, जो बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको एकजुट कर सकती है। एक ऐसा इंप्रेशन कांग्रेस के बारे में था। लेकिन आपने देखा है कि पिछले 1.5 साल से ये इंप्रेशन भी कांग्रेस के बारे में नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस से जो उसके ही सहयोगी दल थे वो दूर होते नजर आ रहे हैं। उनके अपने ही सहयोगी दल कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। और उसका एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ कि महाराष्ट्र का आप अगर एक्सपेरिमेंट देख लीजिए तो महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है उसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सहयोगी दल के रूप में नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ही सहयोगी शिवसेना कांग्रेस के बारे में क्या कहती है? अभी हाल में आपने देखा था कि संजय राउत ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा कि वहां पर नेतृत्व की कमी है, यूपीए बिल्कुल एक एनजीओ के रूप में नजर आ रहा है, वहां पे नेतृत्व की कमी है, राहुल गांधी की कमजोरियों को बार बार गिनाया गया था। और मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि संजय राउत ने शरद पवार का नाम यूपीए के चेयरपर्सन के पद के लिए कहा था और उसको लेकर कवायद शुरू हुई थी कि क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टीज हैं उनको एकजुट कर सकते हैं, इसलिए शरद पवार को यूपीए का नेता बनाना चाहिए। लेकिन जब वो खबरें आई तो कांग्रेस ने उस खबर को बिल्कुल डिसमिस कर दिया और ये कहने की कोशिश की कि नहीं, सारी पार्टीज उसकी बात मानती हैं, वो उनको एकजुट कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस की क्षमताएं हैं वो सीमित हैं और इसको लेकर एक नहीं बल्कि तमाम नेता खुलकर बोल रहे हैं, मुखर होकर बोल रहे हैं। देखिए, थर्ड फ्रंट अगर कोई बनाने के प्रयास कर रहा है, जैसे कि आपने बताया शरद पवार जी ने कुछ कहा है, तो ये उनका अपना निर्णय है। लेकिन यूपीए स्टैंड करता है, यूपीए के साथ तमाम देश के प्रमुख विपक्षी दल सब शामिल हैं। और जहां तक एनसीपी की बात है तो एनसीपी खुद उसमें यूपीए का एक प्रमुख अंग है। अब ना जाने क्या उनकी सोच हो रही है कि वो हो सकता है कि थर्ड फ्रंट की तरफ एक बनाने का, कम्युनिस्ट के साथ लेकर के बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र दल है। लेकिन कांग्रेस के लेड जो यूपीए है, देश में प्रमुख विपक्षी दल सब साथ हैं और कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा दल है। हम लोगों अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार को और उनके सहयोगियों को टक्कर देने में सक्षम है। केंद्र में और से लेकर के राज्यों में नेतृत्व देने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास पूरा नेतृत्व क्षमता है और तमाम तरह के हमारे पास संगठन है। बावजूद उसके हम लोग समान विचारधारा वाले दलों को कांग्रेस ने हमेशा स्वागत किया है, सबको सम्मान दिया है।
रही सवाल समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी कभी भी यूपीए में शामिल नहीं हुई है। सपा के साथ कभी उन्होंने यूपीए में अपना बाहर से समर्थन जरूर दिया था जब हमारी सरकार थी, लेकिन यूपीए में शामिल कर नहीं हुए। जो हमारे घटक हैं, पुराने घटक दल हैं, वो निश्चित तौर पे सब एकजुट हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा कि हम अपने आप में एक बहुत सक्षम हैं, और जो वर्तमान की जो ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, या जहां जहां प्रदेशों में इनकी सरकार चल रही है, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। और हमारे जितने भी यूपीए के घटक दल हैं, सब हमारे साथ हैं, सबको हम साथ लेकर के चल रहे हैं। तीसरे फ्रंट का मुझे लगता नहीं कहीं कोई अभी कोई गुंजाइश है, ना कोई यूपीए छोड़ के जाना चाहता है, कांग्रेस को छोड़ के जाना नहीं चाहते। और इसलिए कोई खाली कम्युनिस्टों के साथ अगर एनसीपी, अभी तो हमारी सरकार हमारे साथ में है, वो अगर वो जाएंगे तो पहले उनको तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस के साथ है या कांग्रेस को छोड़ना है। कांग्रेस, अगर आप पूरा किसान आंदोलन देखें या देश के जितने भी प्रमुख मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने या खुद राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी ने उन बातों पर बिल्कुल चुप्पी साध ली हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस हो या किसान आंदोलन हो, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है या प्रेस की आज़ादी के मुद्दों को लेकर, और तमाम जिस तरीके से पत्रकारों को और जो सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं उनको जेल में डाला गया है। तो इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस ने मुखर होकर बोला है। और खासकर किसान आंदोलन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बहुत ही सक्रिय भूमिका में नजर आए। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जो क्षमता है दूसरी पार्टियों को एकजुट करने की, यूपीए को एकजुट करने की, वो उसमें नजर नहीं आ रही है। अब उसका मुख्य कारण क्या है कि पार्टी अपने ही हार से सबक क्यों नहीं लेना चाह रही है। आखिर जो बार बार इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि जो कांग्रेस का एक स्थायी अध्यक्ष है वो क्यों नहीं चुना जा रहा है, कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर क्या प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, क्या जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो गांधी परिवार से होगा या नॉन गांधी परिवार से होगा। तो इन सारी चीजों को लेकर जो G23 के लीडर्स हैं उन लोगों ने इन बातों को सामने रखा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो अपने कान में तेल डालकर बैठ चुका है जहां तक इन मुद्दों का सवाल है। तो अब ऐसे में अगर थर्ड फ्रंट की बातें हो रही हैं, तो अब आपको बता दें कि शरद पवार के थर्ड फ्रंट के अलावा थर्ड फ्रंट को ही लेकर एक और एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और वो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का। क्योंकि उन्होंने भी 2019 के बाद, चुनाव के बाद उन्होंने ये बातें कही थी कि वो थर्ड फ्रंट लेकर आएंगे, थर्ड फ्रंट को मजबूत बनाएंगे और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसको काउंटर करेंगे। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये होता है कि अगर शरद पवार सफल हो जाते हैं एक ऐसे थर्ड फ्रंट को बनाने में, और जो कि मैं आपको बताऊं कि आज मेरी कई लीडर से बात हुई और आज भी शरद पवार सीताराम येचुरी और डी राजा जैसे बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और उस पूरे प्रयोग को की रूपरेखा बनाने में लगे हुए हैं। मैंने उनसे कैमरे पर बात करने की भी गुजारिश की थी, तो उन्होंने कहा कि ये अभी बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज में है, इसलिए वो इस प्रयोग के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगले हफ्ते तक ये जो सारी बातचीत है ये फॉर्मलाइज हो जाएगी, तो इसके बाद वो प्रेस से कुछ कह पाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि थर्ड फ्रंट को लेकर शरद पवार की जो कवायद है वो इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि किसका थर्ड फ्रंट होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो थर्ड फ्रंट बनेगा ये किसका थर्ड फ्रंट होगा, शरद पवार का होगा या केसीआर का होगा, या फिर केसीआर और शरद पवार एकजुट हो जाएंगे और एक एकजुट थर्ड फ्रंट नजर आएगा ताकि वो बीजेपी की राजनीति को फुल फ्लेजेड काउंटर कर सके। तो ये तो एक पहला सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कांग्रेस का क्या होगा। क्या कांग्रेस अलग थलग हो जाएगी, या फिर जो कांग्रेस की अगुवाई में जिस यूपीए को कांग्रेस ने जन्म दिया था उसका क्या होगा, क्या वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक जो दूसरी संभावना नजर आ रही है कि यूपीए की जितनी भी पार्टीज थी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस, ये जितनी भी सहयोगी दल थी, वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस से अब अलग थलग होने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में शरद पवार को वो अपना एक ऐसा नेता के रूप में देख रहे हैं जिनके पास वो जा सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। आपको याद दिला दें कि पीसी चाको ने अभी पार्टी छोड़ने के बाद क्या कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी होती है कि उन्होंने एनसीपी को ज्वाइन किया, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है जो सक्रिय है और सही दिशा में नजर आ रही है। यानी कि पीसी चाको की भी वही शिकायत थी कि कांग्रेस में कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ रही है, चाहे वो रणनीति हो, चाहे राज्यों के चुनाव हो, तो उसको लेकर एक शिकायत बनी हुई थी। तो ऐसे में सारा जो ध्यान है वो केंद्रित हो जाता है कांग्रेस
और यूपीए पर कि अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो कांग्रेस उस थर्ड फ्रंट में किस भूमिका में नजर आएगी, और अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो यूपीए का क्या होगा। एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट के रूप में जो यूपीए नजर आ रहा था, क्या उसका किला ढह जाएगा, क्या यूपीए बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये सारे सवाल इस समय सबके सामने हैं। अगर आपको ध्यान हो कि शिवसेना ने शरद पवार को यूपीए के चेयरपर्सन के पद के लिए उनका नाम घोषित किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यूपीए ने ऐसा नहीं किया तो क्या शरद पवार की ये जो कवायद है पूरी थर्ड फ्रंट बनाने की, क्या वो इसलिए है, क्या शरद पवार कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि देखिए आपकी पार्टी के लोग सक्रिय नहीं हैं तो मैं यूपीए का चेयरपर्सन बन जाता हूं। तो क्या ये शरद पवार के दबाव की राजनीति है, और ये दबाव क्या शरद पवार कांग्रेस पर डाल रहे हैं ताकि उन्हें यूपीए का अध्यक्ष चुना जा सके। इस संभावना से भी कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन शरद पवार मराठा स्ट्रॉन्गमैन हैं, 40 साल से ज्यादा उनको राजनीति का अनुभव है, और ऐसे में वो क्या कांग्रेस पर दबाव डाल पाएंगे, क्या कांग्रेस की राजनीति को वो परास्त करके एक बड़े नेता के रूप में वो फिर से उभर पाएंगे। ये सारी बातें देखने वाली हैं, और आने वाले दिनों में किस तरीके से ये जो पूरी बातचीत का सिलसिला है ये कैसे पैन आउट करता है, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन एक बात जो जरूर इस समय नजर आ रही है बीजेपी की राजनीति से, कि अब शायद वो समय आ गया है कि विपक्षी पार्टीज को कहीं ना कहीं ये जरूर लगने लगा है कि उनको एकजुट होने की जरूरत है। और अगर ये जो विपक्षी पार्टीज हैं एकजुट हो जाती हैं तो जो उनका एक पुराना सवाल रहता था कि अगर एक ऐसा थर्ड फ्रंट बनेगा तो उसमें प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होगा, उसका नेता कौन होगा, तो क्या ये सारे सवाल थर्ड फ्रंट के नेता पीछे छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे। इन सारे सवालों के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम को भी खत्म करना चाह रही हूँ, और इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आप बताइएगा आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317, और आप बनी रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।